मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि अब तुम फिर कभी नायरा से नहीं मिलोगी? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैं अपने पति के सामने सिर झुकाए खामोश बैठी थी। वो एक बार फिर गुस्से से दहाड़े। इस बार मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, रेहान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो मुझसे मिलने की जिद कर रही थी। इस बार मेरे पति ने मेरा हाथ अपनी लोहे जैसी पकड़ में लिया और गुस्से से बोले, समझ नहीं आता तुम्हें? क्या मैं बकवास करता हूँ? उनके गुस्से से मैं पूरी तरह कांप गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। नायरा मेरी बचपन की दोस्त थी और मेरी सबसे प्यारी साथी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी ये बंदिशें मुझ पर लग गई थीं। मेरे पति कहने लगे, तुम्हारी शख्सियत सिर्फ मुझ तक सीमित रहनी चाहिए। उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अगर तुमने आगे से मेरे हुक्म की नाफरमानी की। मुझे वो औरतें जहर लगती हैं जो अपने पति के होते हुए बाहर की औरतों और मर्दों से दोस्ती करती हैं। कान खोलकर सुन लो, ये आखिरी बार कह रहा हूँ। आगे से कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये कहकर वो चले गए थे और मैं रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई थी। ये शादी मेरे माँ बाप ने अपनी पसंद से की थी। मेरे पति मुझसे पूरे 15 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने खुद को इस तरह मेंटेन रखा था कि वो एक नौजवान मर्द ही लगते थे। ऊंचा कद, घने बाल, जो हर वक्त जेल से सेट रहते थे। कोई भी लड़की उन्हें देखती तो तुरंत ही अपना दिल हार बैठती। खुदा ने उन्हें हर चीज़ से नवाजा था, खूबसूरती, शोहरत, दौलत, सब कुछ। लेकिन उनके पास एक प्यार करने वाला दिल नहीं था। वो ये बात तो बोलते थे कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन उनका अंदाज मुझे हमेशा रुला देता था। अब भी हालात वैसे ही थे। मैं रोते रोते कब लिविंग रूम में सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के वक्त उन्होंने मुझे कब बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटाया मुझे इस बात का भी पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी और मुझे फिर से ज़ोरों से रोने का मन हुआ था। प्यार क्या ऐसा होता है, कभी जलील करना और फिर गले से लगा लेना। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि वो कमरे में दाखिल हुए। कहने लगे, स्वीट हार्ट, जाग गई तुम? कब से तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारे लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया है, लेकिन तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। भाई, तुम्हारे भी सही मज़े हैं, पति को काम पर लगा रखा है। वो मेरे पास बैठते हुए बड़े प्यार भरे लहजे में बोले, लेकिन मैं खामोशी से उठकर बाथरूम में चली गई। मैं अभी तक कल की बेइज्जती भूली नहीं थी। जब मैं बाहर आई तो वो कपड़े पहनकर मेरे ही इंतजार में बैठे हुए थे। मैंने खामोशी से अपने बाल संवारे और उनके पास आकर बैठ गई। मेरे पास बैठते ही उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और प्यार से बोले, तुम जानती हो ना, मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और से बात करो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी, तुम्हारा सब कुछ। फिर तुम किसी और के पास क्यों जाती हो? बस हर वक्त तुम मेरे पास रहा करो। मेरे अलावा तुम किसी से बात करती हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस बार मैंने अपनी नम आंखों से अपने पति को देखा और गले में अटके हुए लहजे में बोली, बेशक आप मेरे पति हैं, मेरे हमसफ़र हैं, मेरे साथी हैं, लेकिन एक इंसान को दिल हल्का करने के लिए अपने बचपन के साथी की ज़रूरत महसूस होती है। नायरा मेरे लिए कोई गैर नहीं है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और चलिए, नायरा तो एक गैर लड़की है, मेरा खून भी नहीं है, लेकिन आप तो मुझे मेरी बहन से भी मिलने नहीं देते, मेरी मम्मी से भी मिलने नहीं देते। इस तरह नहीं होता रेहान, मैं भी इंसान हूँ, जज्बात रखती हूँ, सांस लेती हूँ। मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे आपकी इस घुटन भरी कैद में नहीं रहना। आप कहते हैं ना कि आप मुझे तलाक देकर इस घर से निकाल देंगे, तो मैं तैयार हूँ यहाँ से जाने के लिए। मैं अचानक ही रोते रोते चीख पड़ी थी। शायद आज मेरा सब्र टूट कर रह गया था। मैं रोते रोते कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मुझे यह भी नहीं पता चला कि मैंने किस मुसीबत को बुलावा दे दिया है। मैं लिविंग रूम में बैठी सिसकियों से रो रही थी कि अचानक ही मेरे पति कमरे से बाहर आए। मैंने नज़र उठाकर उन्हें देखा तो वो सफ़ेद शलवार कमीज में थे। वो मेरे पास आकर बैठ गए थे। मैं उनसे दूर हटना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी लोहे जैसी पकड़ में मेरी कलाई पकड़ ली थी। अभी तो वो ऑफिस के कपड़ों में थे, लेकिन अब उन्हें शलवार कमीज में देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो बोले, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे बारे में जानने का, तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मेरा रवैया तुम्हारे साथ इतना सख्त क्यों है। एक पल के लिए मेरा दिल कांप सा गया था, जबकि मैं तुरंत ही इनकार में सिर हिलाने लगी थी। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और तुरंत ही नौकरानी को बुलाकर मेरे लिए चादर लाने का आदेश दिया। नौकरानी तुरंत ही मेरे लिए चादर ले आई और उन्होंने मेरे शरीर पर चादर को अच्छे से फैला दिया।
फिर वो मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर ले गए। मेरा दिल अजीब सी हालत में था। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहे थे। वो तेज़ ड्राइव करते हुए मुझे कब्रिस्तान लेकर आए थे। मेरा दिल लगभग रुकने के करीब था। वो मुझे खींचते हुए एक कब्र के पास लाए और एक झटके से मुझे छोड़ा। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा और फिर उस कब्र की तख्ती को देखा कि आखिर ये कब्र किसकी है, और तख्ती पर लिखे नाम को पढ़कर मैं बिल्कुल सन्न रह गई थी, क्योंकि उस कब्र की तख्ती पर लिखा था अमाया रेहान। और ये देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि ये नाम तो मेरे पति का नाम था, लेकिन ये अमाया कौन थी। मैंने सवालिया नज़रों से अपने पति की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पहली बार उन्हें रोता हुआ देख रही थी। क्या ये उनकी पहली पत्नी थी? जबकि वो कब्र को देखते हुए बोले, जानती हो ये कब्र किसकी है? मैं तुरंत बोली, नहीं। और फिर जो बात मेरे पति ने बताई वो मुझे पूरी तरह उदास कर गई। वो कहने लगे, ये कब्र मेरी प्यारी बीबी की है। वो ये कहकर कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोले, मैंने उसे अपने हाथों से खोया है। इन हाथों से मैंने उसे कब्र में उतारा था। इन हाथों से मैंने उसकी कब्र पर मिट्टी डाली थी। वो मुझे अपने हाथ दिखाते हुए बड़े दर्द भरे लहजे में बोल रहे थे, अमाया हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई, जिसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देखो ना हानिया, मैं अमाया के बिना जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ। मैं आखिर क्यों जिंदा हूँ, मर क्यों नहीं गया? अमाया मेरी जान थी। वो मेरी रग रग में खून की तरह दौड़ती थी। उसके चेहरे की खिलती हंसी मुझे जीने की नई उमंग देती थी। उसके चेहरे पर बिखरे शर्म के रंग मेरे दिल की धड़कनों को तेज करते थे। उसकी खिलखिलाती हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है हानिया, और जब आंखें खोलता हूँ तो मेरी अमाया मुझे कहीं नज़र नहीं आती। वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्यों चली गई वो मुझे छोड़कर? और चली गई तो मुझे भी अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? अमाया प्लीज़ लौट आओ, लौट आओ अमाया। वो ये कहते कहते घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। अचानक ही उन्होंने अपना सिर उस कब्र पर रख दिया और जारो कतार रोने लगे। मैं उनके पास ही बैठ गई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोली, हौसला रखें, अल्लाह पाक सब्र करने वालों को अच्छा सिला देता है। तभी अचानक उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझे अपने सीने से लगाते हुए एक बार फिर दर्द में रो पड़े थे, और मुझे उनका यूँ रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहने लगे, तुम्हें पता है मैंने अमाया से शादी अपनी मर्जी से की थी। मेरी मम्मी इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं, कि उनकी बचपन के दोस्त की बेटी हमारे घर ब्याह कर आएगी। मेरी अमाया बहुत मासूम थी, बिल्कुल छोटी सी थी। पता है उसकी उम्र क्या थी? मैं उन्हें गौर से देख रही थी। वो कहने लगे, उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब उसका निकाह मुझसे हुआ था, और उस समय मेरी उम्र 25 साल थी। उनके लहजे में उत्सुकता थी, चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी और आंखें उदास थीं। वो आगे बोले, तुम्हें पता है उसके छोटे छोटे नर्म और नाजुक हाथ थे, जबकि मेरी लंबाई तो उससे कहीं ज़्यादा थी। वो मेरे सामने बिल्कुल छोटी सी गुड़िया लगती थी, और वो थी भी इतनी प्यारी कि कोई नकली ही गुड़िया मालूम होती थी। मैं तो उसे अपनी गोद में उठा लेता था। जब भी वो मुझसे नाराज़ होकर रोती थी, मैं उसे बहुत लाड प्यार से मना लेता था। लेकिन पता है उसके साथ क्या हुआ था? उनके लहजे में अब बदलाव आना शुरू हो गया था। आंखों में गुस्सा उतरने लगा था। एक पल के लिए मुझे डर सा महसूस हुआ। उनके हाथों की नसें उभरने लगी थीं। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें सुनना चाहती थी। आखिर उन्होंने अपने दिल में कितने राज छिपाए हुए थे। वो आगे कहने लगे, उसकी ज़िंदगी में भी एक दोस्त आई थी, और उस दोस्त ने मेरी अमाया को बर्बाद कर दिया। उसकी मासूमियत छीन ली थी, उसे तबाह कर दिया था, और फिर वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सो गई। ये बोलते ही वो फिर से फूट फूट कर रोने लगे थे। मैं हैरान थी कि एक 40 साल का आदमी कितनी तकलीफ से रो रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे देखते हुए वो फिर से बोले, और अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे मामले में इतना ज़्यादा संवेदनशील क्यों हूँ? तुम्हें तुम्हारी माँ से भी मिलने क्यों नहीं देता? वजह यही है कि मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे तुम में अपनी अमाया नज़र आती है। तुम भी मासूम हो और वो भी मासूम थी, लेकिन मेरी जान, ये दुनिया मासूम नहीं है। यहाँ के लोग दरिंदे हैं जो तुम जैसी मासूम लड़कियों को नोच खसोट लेते हैं। वजह यही है, मगर तुम मेरा दर्द नहीं समझोगी। ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जबकि मैं अब भी उन्हें सवालिया नज़रों से देख रही थी। मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थीं। आखिर अमाया की सच्चाई क्या थी? उसकी कहानी क्या थी? मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले गए। मैंने मुड़कर अमाया की कब्र को देखा। पूरा कब्रिस्तान सुनसान पड़ा था।
कुछ कब्रें नई बनी थीं तो कुछ कब्रें खंडर बन चुकी थीं, जिसमें एक अमाया की कब्र भी थी। इन कब्रों में न जाने कितने लोग अपने प्यारों से बिछड़कर सुकून की नींद सो रहे थे और उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनके बिना उनके प्यारे किस हाल में जी रहे हैं। क्या अमाया को एहसास होगा कि उसके बिना रेहान किस कदर टूट फूट का शिकार है? रेहान ने अब तक जो मुझे आधी अधूरी कहानी सुनाई थी, उससे मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि रेहान अमाया से बहुत प्यार करते थे और रेहान का दर्द मैं अपने दिल में महसूस कर रही थी। मैंने आखिरी नज़र अमाया की कब्र पर डाली और फिर अपने पति के साथ घर वापस आ गई। वो मुझे घर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए थे। उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे और ना ही नाश्ता किया था, जबकि मैं काफ़ी बेचैन हो रही थी। उनकी पूरी फैमिली दुबई में रहती थी और शादी के बाद वे लोग अपने घर लौट गए थे। भारत में सिर्फ रेहान और मैं ही रहते थे। इसके अलावा उनका कोई भी रिश्तेदार भारत में नहीं था। मैं जो समझती थी कि रेहान जब्बार अहमद, जो कि बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था, दौलत जिसके कदमों में हर वक्त ढेर रहती थी, उसकी ज़िंदगी बहुत सीधी सादी है। लेकिन ये ज़िंदगी तो बहुत उलझी हुई थी, जिसे मैं सुलझाना चाहती थी। और आज जिस तरह से वो रो रहे थे, उससे ये साफ साबित हो गया था कि उनकी अमाया के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था और मैं इस राज को जानना चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैं कई बार रेहान से अमाया के बारे में पूछ चुकी थी। लेकिन अमाया का नाम आते ही रेहान की हालत ख़राब होने लगती थी। आंखों में खून उतर आता था, पूरे शरीर की नसें तन जाती थीं। वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। रेहान मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। अगर वो मुझे घर से बाहर जाने देते तो ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। मैं जानकारी इकट्ठा कर लेती। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं घर की पुरानी नौकरानियों से भी तो अमाया के बारे में कुछ पता कर सकती थी। मैं अपनी जगह से उठी और किचन में गई। वहाँ 2 पुरानी नौकरानियाँ काम में व्यस्त थीं। मैंने अपना गला खकार कर उन्हें अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। वे दोनों काम छोड़कर सिर झुकाए खड़ी हो गईं। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा पुरानी कौन है? तो एक नौकरानी आगे आकर बोली, जी बेगम साहिबा, मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। मैं बहुत पुरानी नौकरानी हूँ। साहब के सारे काम मैं ही करती हूँ। क्या आपको साहब की पसंद नापसंद के बारे में जानना है? जबकि मैंने सिर को ना में हिलाया था। मुझे अपने पति की हर पसंद नापसंद के बारे में पता था। मुझे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे तुमसे भी पुरानी नौकरानी की ज़रूरत है। क्या यहाँ पर कोई ऐसी औरत काम करती थी जब रेहान के घर वाले भी इस घर में रहते थे? तो शमिता मेरी तरफ देखते हुए बोली, हाँ बाजी, मेरी बड़ी फुप्पो ही यहाँ पर काम करती थीं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर काम पर लगवाया है। ये सुनकर मेरी बाँछें खिल उठी थीं। यानी ये औरत मेरे काम की औरत थी। मैंने तुरंत अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर शमिता के हाथ में थमाए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल तुम अपनी फुप्पो को अपने साथ हमारे घर ले आना। अगर वो आने से मना करें तो कहना कि उन्हें रेहान साहब की बीबी ने बुलाया है और उनसे विनती करना कि वो आ जाएं। देखो, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, गद्दारी करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाते हुए बोली, आप बेफिक्र रहें बेगम साहिबा, कल मैं उन्हें अपने साथ लेकर ज़रूर आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बेचारी व्हील चेयर पर हैं, लेकिन मुझे पता है जब मैं रेहान साहब का नाम लूँगी तो वो मना नहीं करेंगी, क्योंकि रेहान साहब आज भी उनकी बहुत मदद करते हैं। हमारे साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ये सुनकर सिर को हल्के से हिलाया और लिविंग रूम में आकर बैठ गई। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। मुझे पता था रेहान अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। शायद वो मुझ पर सिर्फ इतना जाहिर करना चाहते थे कि तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया बहुत कड़वी है, इसीलिए मैं तुम्हें छिपाकर अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि दुनिया की गंदी नज़र तुम पर न पड़े। शायद अमाया के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, तभी तो वो मेरे मामले में इतना ज़्यादा डरे हुए थे। मुझे अब सिर्फ कल का इंतज़ार था, क्योंकि एक पुरानी नौकरानी ही इस घर का हर राज जान सकती थी। पहली बार जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे ये घर बहुत अजीब लगा था। ये घर बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ कुछ ही लोग रहते थे। शुरू के दिनों में तो मेरा पूरा ससुराल यहाँ मौजूद था, लेकिन वलीमे के बाद सभी दुबई की ओर चले गए थे। इस घर में बस कुछ नौकर, मेरे पति और मेरे अलावा कोई नहीं बचा था। कभी कभी मेरे पति इतने भावुक हो जाते थे कि मुझे कमरे में ही कैद कर देते थे। इस घर में एक विशेष कमरा भी था जिसे एक बार मैंने खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जो बवाल घर में मचा था उसके बाद तो मेरा दिल ही कांप गया था। दरअसल उस दिन मैं पूरे घर का मुआयना कर रही थी। ससुराल वालों के जाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं बचा था। सारा दिन बस कमरे में रहना,
किचन में चले जाना या फिर लॉन्ज में घूमना। इसके अलावा मैंने घर का बाकी हिस्सा देखा ही नहीं था, जबकि ये घर बहुत बड़ा था। ऊपर नीचे बेसमेंट सब कुछ था। आज मैंने ठान लिया था कि मैं पूरा घर देखूंगी। जब मैं अपने कमरे से थोड़ा दूर एक कमरे को खोलने लगी तो वो अंदर से बंद था। मुझे बेचैनी हुई, भला ये कमरा अंदर से बंद क्यों है। तभी अचानक सभी नौकर मेरे पास आ गए और उनका हाव भाव ऐसा था जैसे अगर मैंने वो कमरा खोल दिया तो न जाने क्या कयामत आ जाएगी। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरे पति घर आ गए और उन्होंने आते ही शादी के चौथे दिन मेरे मुंह पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। मेरे लिए वो पल बहुत ही पीड़ादायक था। मैं हैरान रह गई थी कि कमरे को खोलने पर मुझे थप्पड़ क्यों मारा गया, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि शायद वो अमाया का कमरा था, तभी उन्होंने मेरे साथ इतनी बदसलूकी की थी। इसके बाद उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी और मुझे तोहफा भी दिया था, लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मेरा दिल भर आता है। समय बीत रहा था और रात को मेरे पति काफ़ी थके हारे घर लौटे थे। वे काफ़ी सीरियस लग रहे थे, जबकि मैंने उनसे कुछ भी कहने से परहेज किया था। अब तक मैं उनकी सच्चाई से अनजान थी। वे घर आए, चुपचाप मेरे साथ खाना खाया और जाकर सो गए। मुझसे कोई बात नहीं की। ये बात मेरे दिल में बहुत चुभी थी, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। अगले दिन सुबह रेहान तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही घर से चले गए थे। मैं उन्हें नाश्ते के लिए कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे नज़रअंदाज करके चले गए थे। और मैंने भी राहत की सांस ली थी, क्योंकि किसी भी समय शमिता और उसकी बड़ी फुप्पो हमारे घर आ सकते थे और मैं उस पल किसी और की मौजूदगी नहीं चाहती थी, ताकि मुझे पूरी कहानी आसानी से पता चल सके। समय बीत रहा था, लेकिन अभी तक वे दोनों नहीं आए थे और दोपहर के 12 बज चुके थे। हालांकि आमतौर पर शमिता सुबह के 10 बजे तक काम के लिए आ जाती थी, लेकिन आज उसकी देरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं लगातार लॉन्ज में टहल रही थी कि अचानक मुझे सामने से शमिता और एक बुजुर्ग महिला जो व्हील चेयर पर थी घर में प्रवेश करते हुए दिखाई दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा था कि शायद शमिता की फूफी ने आने से मना कर दिया होगा, लेकिन उन्हें अपने घर में देखकर मुझे बेहद सुकून मिला। मैं भागकर उनके पास गई और शालीनता से उन्हें सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और झुकने का इशारा किया। मैं तुरंत उनके पास झुक गई। जब उन्होंने मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहा, कैसी हो मेरे रेहान की दुल्हन, मैं हैरान रह गई थी। अगर ये औरत हमारे घर की नौकरानी रही है तो वो मेरे पति को नाम से क्यों बुला रही है। लेकिन मैंने खुद को कुछ कहने से रोक लिया। न जाने उनका और रेहान का क्या रिश्ता था। मैंने शमिता को काम करने का आदेश दिया, जबकि मैं खुद उनकी व्हील चेयर को लॉन्ज में ले आई और उनके सामने बैठ गई। वे मुझे सवालिया नज़रों से देख रही थीं, जबकि मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा, आप कुछ लेंगी। उन्होंने मना करते हुए सिर हिलाया और कहा कि वे कुछ नहीं खा सकती, वे परहेजी खाना खाती हैं। मैंने तुरंत ही शमिता को बुलाया और उनके लिए परहेजी खाना तैयार करने को कहा। मैं उनकी ओर ध्यान देते हुए बोली, अम्मा जी, मैंने आपको बहुत उम्मीद से यहाँ बुलाया है। अगर आज आपने मुझे निराश किया तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। वे मेरी ओर देखते हुए नरम लहजे में बोली, हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जो कुछ हमारे रेहान ने हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। खैर तुम बताओ, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं उनकी तरफ देखते हुए बस एक ही शब्द बोली थी, अमाया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। जो अभी मुस्कुरा रही थी, उनके चेहरे की मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। उनकी आंखें उदास हो गईं और धीरे धीरे उनमें आंसू भर आए। मैं हैरान थी कि आखिर ये अमाया कौन थी जिसके लिए सब रो रहे थे। मैं तुरंत ही उनके कदमों में बैठ गई और उनके हाथ पकड़ते हुए बोली, आप इस तरह मत रोइए। मुझे पता है अमाया कौन थी, मेरे पति की पहली पत्नी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उसकी कहानी जानना चाहती हूँ। आपके रेहान बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत मान देते हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा चढ़ता है तो सब कुछ उलट पुलट कर देते हैं। ना मुझे बाहर जाने देते हैं, न किसी को अंदर आने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। आपको पता है 6 महीने हो गए हैं और मैंने अब तक अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी। मेरी एक दोस्त है नायरा, उससे भी नहीं मिलने देते। वो गुस्सा होते हैं। मुझे उनके ये हरकतें समझ नहीं आती। आखिर वो मुझे कैद क्यों करते हैं। और कल वे मुझे कब्रिस्तान लेकर गए थे। वहाँ पर वे बहुत रोए और कहने लगे, ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम बहुत मासूम हो, मुझे तुम में अमाया नज़र आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई दोस्त हो और तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दे, इसलिए मैं तुम्हें खुद में छिपाना चाहता हूँ।
आखिर सबके पीछे क्या राज है? मैं उलझ रही हूँ। मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी मदद करें। मुझे बताएं आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मेरी सारी बातें सुनकर वो चुप हो गई थी। हम दोनों के बीच काफ़ी देर खामोशी छाई रही और इस खामोशी को अम्मा जी की कांपती हुई आवाज़ ने तोड़ा। तुम्हें पता है हमारी अमाया कैसी थी? उनका अंदाज बहुत ही खूबसूरत था। वे किसी जादू की तरह बोल रही थीं। कहने लगी, वो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया थी, कमर से नीचे तक लंबे बाल, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद रंग जिसमें गुलाबीपन शामिल था, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होंठ। जब अमाया हंसती थी तो पूरे घर में ऐसा लगता था जैसे जल तरंग बज रहे हैं। जब अमाया उदास होती तो ऐसा लगता पूरे घर में वीरानियों का डेरा है। हर समय अपने सिर को ढककर रखती थी। सिर्फ और सिर्फ रेहान के सामने ही वो अपने बाल खोलकर श्रृंगार करती थी। अगर हम उससे फरमाइश करते कि बहू रानी अपने बाल तो दिखा दो, हम तो तुम्हारे बालों पर फिदा हैं, तो वो तुरंत कहती, नहीं अम्मा जी, ये बाल तो मेरे पति के लिए हैं, बस उन्हें ही दिखाऊंगी। ये हुस्न सिर्फ उनके लिए है, आप सबको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। वो रेहान से बहुत प्यार करती थी, इतना कि तुम्हें शब्दों में बता नहीं सकती। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जबकि मैं उन्हें बहुत ध्यान से सुन रही थी। कहने लगी, और यही हाल रेहान जब्बार अहमद का भी था। वे तो अपनी अमाया के लिए पागल थे। उसकी छोटी छोटी खुशियों को इस तरह मनाते जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया हो। तुम्हें पता है, अमाया पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी और हमारा रेहान उसे सारी रात बिठाकर पढ़ाता था। फिर भी वो अच्छे नंबर नहीं लाती थी, लेकिन जितने भी लाती थी उसी को रेहान बहुत बड़े स्तर पर मनाता था कि लोग अमाया की किस्मत पर गर्व करते थे। अमाया की एक सबसे करीबी और अच्छी दोस्त थी जिसका नाम अमीना था। अमीना की नज़र में ईर्ष्या और जलन भरी हुई थी। वो रेहान से शादी करना चाहती थी, लेकिन हर किसी की किस्मत में अमाया जैसी नहीं होती, या तुम्हारी जैसी नहीं होती। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं एकदम होश की दुनिया में लौट आई थी। वो आगे बोली, जिस रात उसने अपने पति के साथ शादी की, चौथी सालगिरह मनानी थी, वो उसके लिए इस दुनिया का सबसे भयानक दिन बन गया। मैं वहीं काम करती थी जब उस लड़की ने हमारी बहू रानी की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसे दरिंदों के हवाले कर दिया। जिस तरह से रेहान तुम्हें छिपाता है, वो अमाया को भी छिपाता था। उसे ख़ास तौर पर कहा गया था कि वो खुद को ढक कर रखे, क्योंकि सुंदरता पर्दे में ही अच्छी लगती है। हम सभी उसकी इस बात से प्रभावित थे, लेकिन एक दिन अमीना ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शादी की चौथी सालगिरह पर वो अपनी दोस्त के साथ पार्लर गई थी और लौटने के लिए रेहान ही उसे लेने वाला था, लेकिन वहां पहुंचने में उसे देर हो गई और अमीना ने पहले ही अपने भेजे हुए आदमियों में से एक आदमी को पार्लर बुला लिया। हमारी भोली भाली बहू चुपचाप उस गाड़ी में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसने सोचा कि रेहान ने गाड़ी भेजी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक पूरी साजिश थी। अमीना तो पार्टी में आ गई थी, लेकिन हमारी बहू रानी उन दरिंदों के जाल में फंस गई। वे 5 लड़के थे और मेरी नाजुक गुड़िया उन लोगों के आगे कुचल कर रह गई थी। और फिर जब हमने उसकी लाश को अपने घर के बरामदे में देखा तो पूरा घर कांप उठा था। मुझे आज भी याद है, मेरा रेहान उसके बेजान वजूद को सीने से लगाए छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। बस एक ही बात कर रहा था कि मुझे कहीं से भी मेरी अमाया ला दो। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं उसे अकेले कब्र में नहीं जाने दूंगा। उसे अकेलेपन से डर लगता है, उसे अंधेरे से डर लगता है। मैं कब्र में उसके साथ जाऊंगा। ये कहकर वो चुप हो गई थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, फिर उसे बहुत मुश्किल से संभाला गया था। हम सब ने बहुत कोशिश की कि वो भारत छोड़कर चला जाए, लेकिन वो नहीं गया। वो कहता था, इस घर से मेरी अमाया की खुशबू आती है। वो जो कोने में कमरा है ना, वो उन दोनों का बेडरूम था। वो हर वक्त वहीं पड़ा रहता था। हम चाहते थे कि वो अपना कमरा बदल ले, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। रात रात भर कब्र के पास बैठा रहता। एक दिन तो उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया था। खुदा का शुक्र था कि उसके गार्ड्स और गोरखों ने उसे रोक लिया था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कई महीने तक वो अस्पताल में भर्ती रहा। वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि अमाया उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन फिर एक दिन उसने इस सच को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले उसने अमीना को जेल पहुंचाया और फिर उसके बाद उसने उन 5 लड़कों को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया था। मैंने खुद को काबू में करते हुए अपनी आंखें बंद की। उन्होंने आगे कहा, बस फिर कहानी का अंत हो गया। हमारे हीर और रांझा अलग अलग हो गए। वो अल्लाह के पास चली गई और हमारा रेहान अकेला रह गया। समय बीतता गया, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की और फिर अचानक 40 साल की उम्र में उसने दोबारा शादी करने की इच्छा जताई
और फिर तुम्हें ब्याह कर घर ले आया। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गई थी कि वो तुम्हारी खूबसूरती से नहीं बल्कि तुम्हारे बालों और तुम्हारी इन नीली आंखों से प्रभावित हुआ है, क्योंकि ऐसे ही बाल और आंख उसकी अमाया के भी थे। मैंने अपने आंसू पोंछे और माँ जी को आगे बोलने से रोक दिया। मुझसे अब और ये दर्द भरी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। आज मुझे समझ में आया था कि मेरे पति ऐसे क्यों थे, वे इतने भावुक स्वभाव के क्यों थे, और मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं उन्हें वो हर खुशी दूंगी जो वे अमाया से चाहते थे। मैं अमाया जैसी बन जाऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में मैंने अपने पति को फिर से ज़िंदगी की ओर लौटा दिया और उन्हें ये एहसास कराया कि वे मेरे लिए कितने कीमती हैं, सबसे ज़्यादा कीमती। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। उन्हें ही समझ में आ गया था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब मैं अपनी मम्मी से भी मिलती हूँ और अपनी दोस्तों से भी मिलती हूँ, लेकिन मुझे आज भी अपने पति की पहली पत्नी की वो कहानी याद आती है तो मेरा दिल दर्द से रो पड़ता है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।